जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्सेस एकेडमी कोचिंग में। तो देखिए ब्याज स्तुति अलंकार के बारे में लिखिए आप। ब्याज स्तुति अलंकार जहाँ देखने तथा सुनने में निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वहाँ प्रशंसा होती है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। एक बार चेक कर लीजिए। जहाँ देखने तथा सुनने में निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वहाँ प्रशंसा होती है। कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति। तो स्पष्ट रूप से सुनिए आप। इसमें लिखा है कि जहाँ देखने तथा सुनने में क्या होती है? निंदा होती है, परंतु वास्तव में वहाँ क्या किया जाता है? प्रशंसा किया जाता है। वहाँ क्या होता है? आपका ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम कि गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो? गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो? दुष्टों को भी सिप कर देती हो। अर्थात कहा गया है गंगा से कि गंगा आप दुष्टों को भी सिप कर देती हो और तुम टेढ़ी भी चलती हो। तो उनने क्या कर दी है? देखने में क्या लग रहा है कि इनने बुराई की है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया? इनने प्रशंसा कर दी है। और जिस अलंकार में देखने सुनने में निंदा हो परंतु वास्तव में क्या हो? प्रशंसा, वहाँ क्या होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो आपको समझ में आया ब्याज स्तुति अलंकार? तो अब ब्याज स्तुति अलंकार हो गया था। अब देखेंगे ब्याज निंदा अलंकार। तो ब्याज निंदा अलंकार की परिभाषा है जहाँ देखने तथा सुनने में स्तुति प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वहाँ निंदा होती है। ब्याज निंदा अलंकार स्तुति प्रतीत हो यानी प्रशंसा हो देखने सुनने में, और परंतु वास्तव में वहाँ क्या कर दी जाए? निंदा कर दी जाए। वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ब्याज निंदा। ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार ये कम ही परीक्षाएँ पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अलंकार याद करना है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार जो बता दिया गया है, इस पे बार बार फोकस करना और बार बार याद करना। यही सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है। अतिशयोक्ति भी पूछा जाता है, अनियुक्ति भी पूछा जाता है, वक्रोक्ति भी पूछा जाता है, तो उनको भी साथ में आप पढ़ें कंटिन्यू, जिससे आपको अलंकार के जितने भी जो महत्वपूर्ण हैं सारे याद हो जाएं। ब्याज निंदा के बाद हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। तो देखते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है जहाँ मानवीय क्रियाकलापों का आरोप प्रकृति पर कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आपने क्या देखा परिभाषा में? जहाँ मानवीकरण अलंकार के लिए प्रकृति पे क्या कर देते हैं? आरोप लगा देते हैं। प्रकृति पर क्या कर देते हैं? आरोप लगा देते हैं। कैसा? क्रियाकलापों द्वारा। तो वहाँ पे क्या होता है आपका कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। इसका उदाहरण क्या है? फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, यानी फूल ने हंसना शुरू किया तो कलियाँ भी मुस्कुरा गईं। फूल ने हंसना शुरू किया तो कलियाँ भी मुस्कुरा गईं। यहाँ पे हमारा अलंकार का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और हमने देखा शुरुआत से शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और मानवीकरण अलंकार जो हमारा किस में आता है? बताइए आप। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अभय अलंकार में आता है हमारा क्या? मानवीकरण अलंकार। आता है? नहीं आता है। पाश्चात्य अलंकार में आता है। किस में आता है? पाश्चात्य अलंकार में आता है। और हमारा अभय अलंकार में क्या आता है? संकर और संशिष्टि। क्या आता है? संकर और संशिष्टि आता है। शब्द अलंकार में क्या आता है? अर्थ अलंकार में क्या आता है? यह आपको होमवर्क करके आना है, जिससे हम समझें कि आपने कुछ पढ़ा है। और हम कल पूछेंगे आपसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होमवर्क में, ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू करिए सब लोग, जिससे आपका अलंकार वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काव्य। इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? काव्य। तो अब हम काव्य के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इस वाली क्लास में, और आगे जो हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी वहाँ। तो अब देखते हैं पहली क्लास काव्य की, जहाँ बताया गया है काव्य की परिभाषा। इसमें परिभाषा में लिखा है मन के मनोभावों को किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना काव्य कहलाता है। मन के मनोभावों को किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? हमारा काव्य। ये हमारी फेमस परिभाषा है जो हम हिंदी में सुनते हैं, पढ़ते हैं।
कि मन के मनोभावों को किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना या व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता है? काव्य। जैसे कभी भी हम कहीं पे जाएं और कोई भाषा बोलें, लेकिन उसमें कुछ जो हमारे खंड काव्य है, महाकाव्य है, उनमें जो बातें कही गई हैं, जैसे रामायण में कोई चीज़ कही गई है, प्रिय प्रवास में कही गई है, और जो हमारा पृथ्वीराज चौहान है वो चंद्रवरदाई, उसमें जो बातें कही गई हैं, तो हमने देखा उसमें जो कुछ बातें की गई हैं उसको हमें सुनने में अच्छा फील होता है, यानी अच्छा लगता है। तो उसमें जो बातें कही हैं और जो हमने पढ़ा है, सुना है, तो उसमें जो हमें अच्छा लगा है, जो शब्दों में, भाषा में, वो हमारा क्या है? काव्य। लेकिन जो हमारे आचार्य हुए हैं उनने संस्कृत में परिभाषा दी है काव्य की, तो हमें उसको भी विस्तार से समझना है, जानना है। तो पहले हमारे आचार्य हुए हैं पंडित विश्वनाथ, उनने क्या कहा है परिभाषा में? वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी वाक्य जो हमारा है, जिसमें हमारा रस है, वही हमारा काव्य है। जो हमारा वाक्य है जिसमें रस है, वही हमारा क्या है? काव्य है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार क्या कहा गया है संस्कृत में? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी जो रमणीयार्थ शब्द हैं, रमणीयार्थ वाक्य हैं, वही हमारे क्या हैं? काव्य हैं। आचार्य भामाई के अनुसार, जो हमारे आचार्य भामाई हुए हैं, उनने क्या कहा है? शब्दार्थों संहितो काव्यम, यानी शब्द के साथ में जो भाषा यूज की जाती है वही काव्य है। और आचार्य रुद्रट के अनुसार हमारा कहा गया है काव्य की शब्दार्थों काव्यम, यानी शब्द के अर्थ में ही हमारा काव्य है, शब्द के अर्थ में ही हमारा काव्य है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ विद्वान हुए हैं, पंडित हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जिन्होंने काव्य की परिभाषा को बताया है। के भेद, काव्य शैली के अनुसार काव्य के भेद कितने हैं आपके? 3 भेद हैं, ठीक है। काव्य शैली के अनुसार काव्य के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका क्या? पद्य काव्य, दूसरा है गद्य काव्य, तीसरा है चंपू काव्य। पद्य काव्य क्या कहता है? ऐसी रचनाएं जिन्हें गाया जा सके। जो भी आपने पुराने सॉन्ग सुने हैं, पुराने गाने सुने हैं, जैसे कहा लग जा गले फिर हंसी हंसी रात हो या ना हो, सुना गाना जी? तो इसमें जो बात कही गई है, जो हमारी पद्य के रूप में कही गई, यानी इसमें जो लाइनें हैं, जो शब्द हैं और जो उसका अर्थ है, तो उसको गाना के रूप में गाया गया है। तो ऐसे शब्द अर्थ जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं और मन में हमारी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। जब भी हम मन में बोर फील करते हैं तो गाना सुनते हैं। गाने में भी क्या होते हैं? शब्द होते हैं, और एक पूरा गाना शब्द मिलकर क्या बन जाता है? वाक्य। लेकिन उसका आगे भी क्या होता है? अर्थ। उस अर्थ से ही हमें अच्छा लगता है। और मन के मनोभावों को जब हम भाषा के रूप में सुनते हैं तो हमारा क्या बनता है? काव्य। और उसी काव्य को जब हम गाना के रूप में गाते हैं तो बनता है हमारा क्या? पद्य काव्य। आ रहा है समझ में आप सभी को? तो देखिए आप, फिर दूसरा क्या है हमारा? गद्य काव्य। गद्य काव्य में क्या कहा गया है? ऐसी रचनाएं जिनमें सामान्य बातचीत हो, सामान्य बातचीत हो। जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा तड़का डालें जिससे आपको मजा आए। क्या? आपको मजा आए। जैसे हमने कहा आप लोग होमवर्क करके आया करो, तो आपने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-6 दिन में होमवर्क किया करो, तो आपको अच्छा लगा। यानी हमने बातचीत भी की, लेकिन उसमें भी क्या कर दिया? थोड़ा आपको रिलैक्स दे दिया, आराम दे दिया। तो आपको क्या है? सामान्य बातचीत किस में होती है? किस काव्य में? गद्य काव्य में। और पद्य काव्य और गद्य काव्य, इन दोनों का मिश्रित क्या कहलाता है? आपका चंपू काव्य कहलाता है, जो बहुत कम ही यूज किया जाता है, ठीक है। देखा भी होगा मुख्य रूप से आपका जो हिंदी की किताब है उसमें जो हमारी पुस्तक भी है वो पद्य में चली जाती हैं। और जो हमारे बड़े बड़े जो पाठ होते हैं जिसमें हमारी कवि वो होती हैं कि बड़े घर की बेटी जी हमने देखा है, और प्रेमचंद वाली कविताएं देखी हैं, वो एक गद्य के रूप में होती हैं, वो गद्य काव्य में चली जाती हैं हमारी। तो इसको हमने कंटिन्यू देखा। काव्य के भेद 3 होते हैं। तो आपने काव्य शैली के अनुसार काव्य के भेद देख लिए थे, जो 3 थे: पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब आते हैं आपके सामान्यतः काव्य के भेद, जो आपके मुख्य 2 हैं। कितने हैं आपके? मुख्य 2 हैं सामान्यतः काव्य के भेद, जो आपके कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है आपका श्रव्य काव्य, दूसरा है आपका दृश्य काव्य। पहला कौन सा है आपका? श्रव्य काव्य, दूसरा है आपका दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य भी आपका कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आता है आपका महाकाव्य रामचरितमानस, खंड काव्य सुंदरकांड, और आख्यानक गीत जिसमें आती है झांसी की रानी। इसको हम बार बार बोलेंगे जिससे हमें याद हो जाए। प्रबंध काव्य आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रबंध काव्य में कितने आते हैं आपके? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। महाकाव्य है आपका रामचरितमानस, खंड काव्य है आपका सुंदरकांड, और आख्यानक गीत है आपका झांसी की रानी। दूसरा है आपका क्या? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या आते हैं आपके?
मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक है आपका सामाजिक संदेश और गेय मुक्तक है आपका मनोरंजन। तो हमने देखा सामान्यतः काव्य के भेद मुख्य कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी रिवीजन करना है। तो आपने देखा कि हमने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य को देख लिया था, उसकी परिभाषा को देखेंगे। श्रव्य काव्य, तो श्रव्य काव्य में लिखा है ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर तथा सुनकर आनंद लिया जाता है, श्रव्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य की परिभाषा क्या कहती है कि सुनकर और पढ़कर आनंद लिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? काव्य श्रव्य काव्य कहलाता है। इसके 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसकी परिभाषा भी हम आगे पढ़ेंगे, प्रबंध काव्य की और मुक्तक काव्य की। अभी हमने केवल भेद के नाम पढ़े हैं। अब दूसरा है हमारा दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य में कैसी रचनाएं होती हैं? दृश्य यानी देखने वाली रचनाएं। कैसी? जैसे दृश्य देखने वाली। इसकी परिभाषा भी हम आगे काव्य की और मुक्तक काव्य की। अभी हमने केवल भेद के नाम पढ़े हैं। अब दूसरा है हमारा दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य में कैसी रचनाएं होती हैं? दृश्य यानी देखने वाली रचनाएं। कैसी? देखने वाली रचनाओं को क्या करते हैं? सुनते हैं, यानी देखकर और सुनकर आनंद लिया जाए, वो रचनाएं कहलाती हैं हमारी क्या? दृश्य काव्य की रचनाएं। इसके भी आपके जो उदाहरण में आएगा नाटक एकांकी, जयशंकर प्रसाद भी इसमें जो उनकी कविताएं हैं वो आती हैं। स्कंदगुप्त इनने ही बहुत कुछ बताया है अपनी कविताओं में। तो आपने देखा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के बारे में जो हमने परिभाषा में जाना। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो काव्य के भेद थे वो आपके क्या थे? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में आता है पहला क्या? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में हम देखेंगे ऐसा काव्य जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह बना हो, प्रबंध काव्य कहलाता है। ऐसा काव्य जो छंदों की तारतम्यता यानी छंद में कैसा हो? बाण और मात्रा का बैलेंस रखता हो, जिससे कि हमारा छंद एक स्पष्ट पता चल सके कि ये मात्रिक छंद है या बाणिक छंद है। ठीक है, आपका कौन सा छंद है? मात्रिक या बाणिक। जो तारतम्य यानी जो एक बैलेंस का काम करे हमारा छंद, और ऐसा काव्य जो छंदों की तारतम्यता, छंदों का बैलेंस, संतुलन बनाने का काम करे, वो अच्छी तरह से बंधा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आपका मुख्य 3 प्रकार से होता है। उसके कितने भेद हैं? मुख्य 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। महाकाव्य के बारे में हमें परिभाषा देखना थी। महाकाव्य जिसे हम कहते हैं क्या? महान काव्य। किसी भी नायक के जीवन चरित्र का संपूर्ण वर्णन हो, अर्थात एक बड़ी कथा हो। जैसे आपने राम भगवान का नाम सुना है कि जो उनका जीवन चरित्र है उनका क्या है? संपूर्ण वर्णन किया गया है। कहाँ पे? रामायण में। और एक बड़ी कथा भी है। तो हम जानते हैं महाकाव्य क्या कहलाता है? ऐसा काव्य जिसमें किसी भी एक विशेष व्यक्ति यानी एक जो महान पुरुष है उनके जीवन का संपूर्ण चरित्र हो और एक बड़ी कथा हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया है? महामाया ने किया है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा जा सकता है।